हुकूमत के पास जी बकौल खुद हुकूमत के बजट डॉक्यूमेंट के कुछ 7,600 अरब इतना बचना है ये सारे सूबों को दे के एनएफसी वगैरह का शेयर ये वो। ये मोटी बात कर रहा हूँ मैं, इकॉनमिस्ट तो मैं नहीं हूँ लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। तो जो अभी उन्होंने सूद और कर्जे की मद में देने हुकूमत ने वो बनते हैं 7,000 अरब। तो ये हुकूमत किस तरह सर्वाइव करेगी? ऑब्वियसली इनका तो इशू नहीं है। अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं तो दिस इज़ द मोस्ट हाईली पोलिटिकल बजट, जिसमें जो है वो एक इस तरह का गैबी टैक्स भी लगा दिया गया है कि एक ऐसा टैक्स हुकूमत रेवेन्यू इकट्ठा करेगी जिसकी मद क्लियर ही नहीं है, और वो 3 खरब रुपए का है। यानी एक तो है ना टैक्स आपको जीएसटी से होता है, इधर से होता है, उधर से होता है। इसका बस लिखा हुआ है कि ये 3 खरब कलेक्ट होंगे, ये किस तरह होंगे, ये किस मद में होंगे, हुकूमत ने ये भी नहीं लिखा, वो भी अगलों में डाल दिया। लेकिन वो तनख्वाहें वगैरह 30-35% बढ़ा के तो उन्होंने एक तरह का अपनी तरफ से इलेक्शन का जो है ना वो जुगाड़ देने की कोशिश की है। लेकिन जो महंगाई हो गई है, यहाँ 35 के यहाँ 70 भी होते तो शायद लोगों का कुछ होना नहीं था, जिस तरह की पोजीशन है। और वो भी सरकारी मुलाजमीन की आई थिंक हुई है, प्राइवेट मुलाजमीन का तो हाल वही रहेगा, और वो लार्जर स्केल में वो भी लोग बसते हैं। बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इस तरह का बजट दिया है कि अगर हम IMF के साथ निगोसिएशंस में हैं तो IMF जो है वो आपसे निगोशिएट करे ना इस बजट की डॉक्यूमेंट को देख के ही। और इस बजट के हवाले से जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो माशी माहरीन है वो ये कह रहे हैं कि टैक्स वसूली अखराजात का तखमीना जो है वो टोटली अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी है। अगेन होगा हमारी तरफ से भाड़ में जाए, हम तो अक्टूबर में इलेक्शन करवा के वोट लेने। महंगाई पे काबू पाने का कोई तरीका नहीं बताएगा जब महंगाई जहाँ पे आसमानों पे जा रही है इस वक्त। खसारा बजट का जो है 7,574 अरब रुपए रहने का अंदाज़ा है, जिससे जाहिर यही है कि ये एक हम डेट ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि NFC वगैरह को दे के आपके पास कर्ज उतारना का जो 7,000 अरब वो भी नहीं बचने। तो अब आप कर्ज उतारने के लिए, कर्ज और सूद उतारने के लिए मजीद कर्जा लेंगे। तो मतलब ये एक ईवल तरीन सर्कस या सर्कल चल रहा है जिसके अंदर अवाम पीसेगी ऑब्वियसली, क्योंकि एट लार्ज हुकूमत के मुकाबले में तो अवाम ने ये सब कुछ देना, सूद तो उन्होंने उतारना है, कर्जा तो पाकिस्तानी कौम के ऊपर चढ़ रहा है। ये मीशत सुकड़ रही है ऑब्वियसली। टैक्स वसूली का हदफ जो है इन्होंने लिख तो दिया है कि 30% तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखा डार साहब ने किस तरह बढ़ाया जाएगा और वो क्या तरीके हैं। रेंटल जायदाद खरीदो फरोख्त का टैक्स नेट में लाने के कोई इकदाम नहीं, सिर्फ कहा गया है कि जी करेंगे। यानी कि एक होता है ना खलाई मिशन टाइप का बजट, वो दे दिया गया है। मुलाजमीन की तनख्वाह ऑब्वियसली 35% इजाफा किया है, जो कि इंतखाबात के लिए बहुत ज़रूरी भी था। ये लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन है ना सिर्फ वोटर्स हैं, इसलिए इनको अट्रैक्ट करने के लिए अगेन मैंने कहा जो प्राइवेट है और जो और बड़े लेवल पे लोग हैं उनकी तनख्वाहें ऑब्वियसली उस तरह रहेंगी, उनका तो कुछ हो नहीं सकता। ये तमाम मामलात हैं। अगरचे कि इस हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कोई बड़ा ख़तरा मौजूद नहीं है, इसके बावजूद ये हालात हैं। लोगों को कितना कहते रहे कि 3.5 साल उसे बर्बादी फेरी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, लेकिन आखिरी 1.5 साल नक्श होते जा रहे हैं लोगों के जहनों में, और ये बजट भी शायद उसका असर ज़ायल ना कर पाए। एक अच्छी बात हुई है, रूसी खाम तेल जो है वो पाकिस्तान में पहला जहाज़ आज या कल आ गया था या आज आ गया है, और हमारे बड़े हरदिल अजीज़ मुसद्दिक मलिक साहब उन्होंने हमें प्रोग्राम में पहले बताया कि वो आ रहा है। तो इस बारे में तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ये बयानिया गलत साबित हुआ है। मैं तो खैर पहले से ही कह रहा था, वो कह रहा था कि जी मुझे इसलिए रोक दिया गया, उतार दिया गया क्योंकि अमेरिका आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं चाहता था, और ये जो PDM की गवर्नमेंट आई है ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि ग़ुलाम गवर्नमेंट है और ये कभी रशिया से तेल लेके रहेगी। तो ये क्रेडिट तो जाता है, अब गवर्नमेंट को क्रेडिट देना क्या, मैं मुसद्दिक मलिक हमारे भाइयों को क्रेडिट दे देता हूँ। निगोशिएट करके इन्होंने बड़े कम टाइम के अंदर जो है लेके आए, ये एक अच्छी बात है आज सारे उसके अंदर। बाकी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। एक इस्तेहकाम पार्टी आई है, उसका हमें नज़र आ गया जी, अब्दुल अलीम खान साहब प्रेसिडेंट है उस इस्तेहकाम पार्टी के, आमिर महमूद कियानी सेक्रेटरी जनरल हैं, और बहुत ही मशहूर और मारूफ ओन चौधरी जो है एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और स्पोक्स पर्सन भी होंगे। ये तमाम मामला चल रहे हैं। मुर्जा सोलंकी साहब, मैं अगर सोलंकी साहब स्टार्ट कर लूँ आप लोगों की। इनका नाम है मोनजोदाडो हड़प्पा करतारपुर जी। सोलंकी साहब, सर ये बजट एक सियासी बजट तो नजर आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल बजट नजर नहीं आ रहा, रियलिस्टिक नजर नहीं आ रहा। IMF के प्लान से बाहर निकलता हुआ, IMF को प्रोवोक करता हुआ बजट नजर आ रहा है। तो क्या चले, अगर ये ऐसा भी है तो अक्टूबर तक अगर हम ये समझ लें कि ये हुकूमत 13 अगस्त को चली जाएगी, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे या नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, तो क्या ये बजट अवाम को तो करे ना करे, इनको सेव कर लेगा जिन्होंने बजट बनाया ये PDM वालों ने? मुर्जा साहब, इसका फैसला तो अवाम ने करना है कि जब इलेक्शन होंगे तो वो क्या करेंगे। इस पर पेशगोई करना बहुत कबलज़ वक्त है। लेकिन बजट के हवाले से जो आपने इब्तिदाइये में फरमाया,
मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। सिर्फ इजाफ़ा यही हो सकता है कि ये वो बजट है कि हमारी जो आमदनी है वो इसके भी काबिल नहीं है, इतनी भी नहीं है कि हम जो वफाकी हुकूमत के जो 14,000 अरब से ज़्यादा के जो अखराजात हैं वो पूरे कर सकें। बड़ी मुश्किल से उसका आधा पूरा कर सकेंगे। तो लाजमी बात है कि हम फिर अंदर मुल्क के अंदर से भी कर्ज़ा लेंगे, बाहर से भी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हालात हैं और जो IMF के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं और बाहर से कर्जा तो नहीं मिलता। जो वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि हम कुछ मुल्कों के साथ जो है वो पेरिस क्लब को छोड़ के हम कोई कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, तो वो भी एक बहुत मुश्किल काम लग रहा है। मुश्किल ये है कि इस बजट के अंदर भी जहाँ जहाँ मुमकिन था कोई इस्लाहात करने की, कोई ज़राई इनकम पे कोई टैक्स लगाते, कोई रियल इस्टेट पे लगाते, तो वो नहीं है। न प्राइवेटाइजेशन की तरफ कोई कदम उठाया गया है। तो 13 महीने तो हो गए हैं इस हुकूमत को। आपकी सियासत को तो पहले भी काफ़ी ख़तरात हैं जो आपने हुकूमत संभाली है, लेकिन अगर कुछ अच्छे इक़दाम कर लेते इस्लाहात के, तो चाहे आपको फ़ायदा ना होता लेकिन मुल्क को तो फ़ायदा होता। मुर्तज़ा साहब एक बात बताइए सर, आपने कहा कि सियासत को काफ़ी खतरात हैं, तहरीक इंसाफ अभी भी खतरा है जिस पोजीशन में इस वक्त है, और जो मजीद उनके साथ होने जा रहा है 9 मई के बाद नंबर 1। और अगर तहरीक इंसाफ खतरा नहीं रहेगी नून लीग के लिए, क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब ऑब्वियसली नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती है कि वो तो कहेंगे पहलू झाड़ के कि हमारा जनाब वजीर खजाना था, वजीर खारजा था, खजाना भी इनका, प्राइम मिनिस्टर भी इनका, दाखिला भी इनका, सब कुछ इनका, तो इनको थ्रेट कहाँ से मिलेगा और इनकी हालत क्या हो सकती है इस पुअर इकॉनमी और इस बजट के साथ इस इलेक्शन में आपके नज़दीक सर, जरा फ्यूचरिस्टिक तजिया। देखें, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मौजूदा मखलूत हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो किसी न किसी शक्ल में एक दूसरे के साथ जो है वो चलते रहेंगे। और अभी जो मेरी मियां नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई उसमें भी मुझे यही तासुर मिला कि वो तो कहते हैं कि मैं 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुका हूँ, तो मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। वो चाहेंगे कि ये जो कोलिशन है, चाहे उसमें लीडरशिप इनके पास हो या पीपल्स पार्टी के पास हो, वो चलती रहे। सर इससे पहले मुसद्दिक साहब के पास आओ, आप नवाज शरीफ साहब से मिले, वो कह रहे हैं कि मैं 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूँ, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि 4थी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनूँ। आपको लगा है कि ये वो एक हाई मॉरल ग्राउंड लेके बात कर रहे हैं कि आई एम अबव नाउ इन दीज पोस्ट, या आपको लगता है कि रियलिस्टिकली वो सोच रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनना? और फिर अगर ऐसा है कि रियलिस्टिकली सोच रहे हैं तो आपके नज़दीक फिर क्या PMLN के अंदर से कोई और आएगा? वो कौन हो सकता है? क्या वो शहबाज साहब होंगे, मरियम साहिबा होंगी जो प्राइम मिनिस्टर की कंटेंडर होगी, या कोalition से बुला जाए कि पीपल्स पार्टी को ऑफर कर दी जाएगी प्राइम मिनिस्टरशिप? देखें, मेरी जब भी नवाज शरीफ साहब से बात हुई है, इससे पहले भी हुई है, 1-2 साल पहले भी हुई है, तो उनका ये मुस्तकिल एक मौक़िफ़ है, मैंने इसमें कोई तब्दीली नहीं देखी। अब जो प्रूफ ऑफ पुडिंग वो तो खाने में ही है, जब वो वक्त आएगा तो हम देखेंगे कि सियासतदान कैसे करते हैं। लेकिन PMLN के अंदर कौन उम्मीदवार होगा, उसके लिए आपके करीब जो साहब बैठे हैं मेरे दोस्त, वो आपको बेहतर बता सकेंगे। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ।